तो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे इंजीनियरिंग से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि रेलवे इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं उनको हम 2 वीडियो में फिनिश कर लें। आज पहला वीडियो होने वाला है, उसके बाद एक वीडियो और आएगा। में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं उनको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये एमपीपीएससी एई ने जो सिलेबस दिया है के अकॉर्डिंग मैंने इन टॉपिक्स को बाइफरकेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको एक ट्रैक का डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ समझना जरूरी है कि कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक ट्रैक ट्रैक का मैंने डायग्राम डाला है। तो इसमें रेल्स, स्लीपर्स, बलास्ट, फॉर्मेशन, ये जो दिख रहा है आपको इसको फिटिंग्स बोला है। तो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परमानेंट वे क्या होता है। तो परमानेंट वे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर्स, बलास्ट, फास्टनिंग, और ये सारा कुछ जो भी दिख रहा है को हम परमानेंट वे बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ। एक्चुअली ये रेलवे ट्रैक का ही दूसरा नाम है और इसको परमानेंट वे बोलने का रीज़न ये है कि पहले के समय में दो तरीके से ट्रैक बाइफरकेट किए गए थे। और जो टेम्पररी काम के लिए, जैसे मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन और इन सब कामों के लिए जिस ट्रैक का यूज़ किया जाता था वो टेम्पररी वे बोला जाता था। बाकी हमारा जो कमर्शियल और फ्रीट के लिए यूज़ होने वाले ट्रैक को परमानेंट वे बोला जाता था। तो वो नाम अभी भी कन्वे होकर यूज़ हो रहा है और इसलिए इसको परमानेंट वे बोला जाता है। अब हमारे ट्रैक के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें से रेल, स्लीपर, फिटिंग, बलास्ट, फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेज क्या होता है। किसी भी रेल की इनर फेस की बीच की डिस्टेंस को गेज बोला जाता है। इसको इस इनर फेस को हम रनिंग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही व्हील टच होकर चलता है। जो व्हील का फ्लेंज पोर्शन होता है वो यहाँ से ही टच होकर चलता है, इसलिए इसको रनिंग फेस बोला जाता है और इसको ही इनर फेस बोलते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को गेज बोला जाता है और ये जनरली 13 mm नीचे टॉप से मेजर किया जाता है। यहाँ पर टॉप से 13 mm नीचे का मेजरमेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गेजेस को देख लेते हैं। तो ब्रॉड गेज 1676 mm, मीटर गेज 1000 mm यानी 1 मीटर, नैरो गेज 762 mm एंड स्पेशल नैरो गेज जिसको फीडर गेज भी बोला जाता है 610 mm होता है। अगेन एक ये इंपॉर्टेंट गेज है स्टैंडर्ड गेज, जो कि फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है और हमारे इंडिया में मेट्रो और मोनो रेल्स में इसी गेज का यूज किया जाता है। सो आपको ये सारे गेज ध्यान रखने हैं। अब गेज सिलेक्शन से पहले कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें से ये 4 फैक्टर है यहाँ पे, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वॉल्यूम, के जो भी हम ट्रैक डिजाइन कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम क्या होने वाला है ट्रैफिक का। हो सकता है कि वो किसी 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट कर रहा हो तो वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वहाँ पर हम ब्रॉडर गेज लेके चलेंगे। और ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इतना इंपॉर्टेंट ट्रैक ना हो तो वहाँ पर हम नैरो गेज से भी काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से गेज और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है। इसी तरह स्पीड का भी रिलेशनशिप होता है। हायर स्पीड के लिए हम ब्रॉडर गेज अडॉप्ट करते हैं। और कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है गेज को डिसाइड करने में। जैसे अगर कोई नॉन इंपॉर्टेंट ट्रैक है तो वहाँ हम ब्रॉडर गेज नहीं देंगे, और अगर हम ब्रॉडर गेज वहाँ पे नहीं देते हैं या ब्रॉड गेज नहीं देते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी ट्रैक की कम हो जाती है। या अगर कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है और अगर हम वहाँ ब्रॉडर गेज देना चाहते हैं तो गेज और ट्रैक की ओवरऑल कॉस्ट गेज पर डिपेंड करती है। इसलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सिलेक्शन ऑफ गेज में एक फैक्टर है। इसी तरह फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री की अगर बात की जाए तो यूरोप और इंडिया दोनों जगह गेज अलग अलग होगा। इस तरीके से फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री भी एक फैक्टर है गेज के सिलेक्शन में, जो कि मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि नैरो गेज जनरली हिली टेरेन में दिया जाता है, या अगर इसको दूसरी तरीके से बोला जाए तो हिली टेरेन में नैरो गेज अडॉप्ट किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि हिली टेरेन में हमारे पास स्पेस की कमी होती है, स्पेस उतना अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास, और वहाँ पर हमें शार्प कर्व्स देने की ज़रूरत पड़ती है और ग्रेडियंट भी स्टीप स्टीप ग्रेडियंट होता है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नैरो गेज वाइडर गेज के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे से फुलफिल करता है। इसलिए हिली टेरेन में नैरो गेज सूटेबल होता है। एक तो स्पेस की कमी, दूसरा स्टीपर ग्रेडियंट और तीसरा शार्प कर्व्स। ये सारे ही नैरो गेज ज़्यादा अच्छे से नैरो गेज इसके लिए सूटेबल होता है, इसलिए हिली टेरेन में नैरो गेज अडॉप्ट किया जाता है। फिर 2 एग्जांपल लिए हैं मैंने यहाँ पे। कालका शिमला जो रेलवे है वो नैरो गेज पे वर्क करता है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये फीडर गेज पे वर्क करता है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
तो यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है, काफ़ी फेमस साइट है। ये दोनों ही काफ़ी फेमस साइट है, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है। अगेन पहले कंपोनेंट की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये एक स्पेशल जो रेल्स होती हैं जिसके ऊपर व्हील मूव करता है, ये स्पेशल शेप की गर्डर्स होती हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन है फ्रंट से, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये नथिंग बट एक गर्डर की टाइप से ही होती है, और जिसके ऊपर व्हील मूव करता है। अब ये हमारे परमानेंट वे का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। अगर इसमें कुछ भी डिफेक्ट आता है, सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर ये फ्रैक्चर हो जाती है रेल, वहाँ पर तुरंत ही ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ दूसरे कंपोनेंट की, जैसे स्लीपर और बलास्ट की, तो अगर इनमें थोड़ी बहुत डिफेक्ट आती भी है, तो भी वहाँ पे इमीडिएट ट्रैफिक सस्पेंड नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेल की, तो रेल में अगर थोड़ा भी डिफेक्ट आता है, तो वो वहाँ पर ट्रैफिक सस्पेंड हो सकता है। इसलिए ये काफ़ी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट फैक्टर है परमानेंट वे का। अब रेल का एक और फंक्शन है, मेजर फंक्शन है। इसको समझने के लिए हम रोड से इसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर रोड में मुझे लेटरल मूवमेंट करनी है, तो वहाँ पर स्टीयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, पर ट्रेन के केस में ऐसा नहीं होता है। ट्रेन में जो लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट होती है व्हील की, वो रेल से ही होती है। इसलिए रेल यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है लेटरल डायरेक्शन में व्हील के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, रेल का एक फंक्शन ये भी है कि रेल जो भी व्हील से स्ट्रेस आ रही है, वो रेल नीचे वाले कंपोनेंट को ट्रांसफर कर रहा है। मतलब व्हील से रेल में, और रेल से स्लीपर्स में, स्लीपर से बलास्ट में, बलास्ट से फॉर्मेशन में, और फॉर्मेशन से होते हुए ये सारी स्ट्रेसेस नेचुरल अर्थ में पहुंच जाती है। इसको आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी हम प्लेटफॉर्म पर जब होते हैं और हाई स्पीड ट्रेन वहाँ से जब निकलती है, तो हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं। ये वही स्ट्रेसेस हैं जो व्हील से जनरेट होते हैं। और स्टैंडर्ड लेंथ की अगर बात की जाए रेल्स की, तो 13 मीटर होती है। 13 मीटर ये फिगर आपको ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम रेल के सेक्शन ने भी अपने आप को चेंज किया है, इवॉल्व किया है। तो सबसे पहले डबल हेडेड रेल की बात कर लेते हैं। तो डबल हेडेड रेल ये डंबल शेप की होती है, और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, इस शेप की पीछे फिलॉसफी ये थी कि इसको दोनों तरफ से यूज़ करने का पहले प्लान था, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। इसलिए फिर हमको आगे बढ़ना पड़ा। और अगर बुल हेडेड रेल की बात करें, तो इसका ऊपर वाला हेड काफ़ी थिक होता है, और जनरली ये कर्व्स में प्रोवाइड की जाती थी, क्योंकि कर्व्स में जो वियर होता है, जो वियर की वैल्यू होती है, वो स्ट्रेट ट्रैक से ज़्यादा निकल कर आती है। उसमें काफ़ी हेल्प करता था। अगेन अभी जो मॉडर्न रेल यूज़ हो रही है इंडियन रेलवेज में, तो करंट रेल यूज़ हो रही है, उसको बोला जाता है फ्लैट फुटेड रेल। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हेड, ऊपर वाले पोर्शन को हेड बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को वेब बोला जाता है, और नीचे वाले पोर्शन को फुट बोला जाता है। और ये फुट फ्लैट होता है, इसलिए इसको फ्लैट फुटेड रेल बोला जाता है। ये फिशिंग एंगल भी होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल के साथ ये वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाता है, फिशिंग एंगल बोला जाता है। और अगर मैं रेल की कंपोजिशन की बात करूँ, तो रेल स्टील का अलॉय होता है, जिसमें कार्बन और मैग्नीज को मिलाया जाता है। कार्बन की वैल्यू होती है 0.7 टू 0.9%, और मैग्नीज की वैल्यू होती है 1%। कार्बन हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैग्नीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू वियर प्रोवाइड करता है। हम चाहेंगे कि हमारी रेल में कम से कम वियर हो, इसलिए इसमें हम मैग्नीज मिलाते हैं। स्टैंडर्ड सेक्शन की अगर बात की जाए, तो फ्लैट फुटेड रेल यूज़ होती है सबसे पहली बात तो, और 60 केजी पर मीटर और 52 केजी पर मीटर। अभी केजी पर मीटर क्या है? तो केजी पर मीटर 1 मीटर का वेट है। इसी तरीके से रेलवेज में स्टैंडर्ड सेक्शन को डेजिग्नेट किया जाता है केजी पर मीटर। स्टैंडर्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो 13 मीटर ब्रॉड गेज के लिए आप पीछे भी देख चुके हैं, 12 मीटर मीटर गेज के लिए, और नैरो गेज के लिए 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ होती है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गेज ऑफ परमानेंट वे। तो गेज की अगर बात की जाए, तो रनिंग फेस या इनर फेस की डिस्टेंस होती है। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है ए, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेस ऑफ रेल्स। और बाकी 3 ऑप्शन इररिलेवेंट है। सिलेक्शन ऑफ गेज की बात कर रहे हैं। गेज के सिलेक्शन में क्या फैक्टर्स होते हैं? टाइप ऑफ स्लीपर, टाइप ऑफ स्लीपर से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट क्रॉसिंग भी रिलेवेंस नहीं रखता है। ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड, ये सही है। रेल स्ट्रेंथ एंड रेनफॉल, ये भी सही नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चॉइस ऑफ गेज, अगेन सेम क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एमपीपीएससी एई 2016 में पूछा गया है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक सही है, ये भी सही है। स्पीड ऑफ ट्रैफिक, और मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी निकल कर आया। ब्रॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्रॉड गेज का डायमेंशन पूछ रहा है हमसे, 1676 होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगेन नैरो गेज कहाँ पर अडॉप्ट होता है ये पूछ रहा है, तो हिली टेरेन में अडॉप्ट होता है। और अपन को यहाँ पे, हम लोग को यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ लैंड से कंफ्यूज नहीं होना है। हिली टेरेन में लैंड की अवेलेबिलिटी कम होती है, ना कि वहाँ एक्विजिशन का प्रॉब्लम होता है। ये लैंड एक्वायर करने में वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। हमको डी से कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिमम गेज ऑफ फीडर ट्रैक की गेज की बात कर रहा है, तो ये 610 mm होता है, या 0.610 मीटर। ये मीटर गेज होता है, 1 मीटर।
ये नैरो गेज 0.762 मीटर और 1.67 मीटर ये ब्रॉड गेज होता है। और अगर बात की जाए स्टैंडर्ड गेज की तो 1.435 मीटर। आपको ये पांचों ही याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। अगेन गेज की बात कर रहा है कि गेज क्या होता है, तो इनर फेस की जो रेल्स की इनर फेस की डिस्टेंस होती है तो गेज बोला जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर भी बी ऑप्शन में इसकी बात। मूव करते हैं आगे। अब अगेन कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल पूछ रहा है, तो कार्बन एंड मैग्नीज यूज होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्बन होता है हार्डनेस के लिए और मैग्नीज होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड वियर को कम करने के लिए। रेल सेक्शन नाउअडेज यूज इन इंडिया, ये फुल फ्लैट फुटेड रेल यूज होती है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है फ्लैट होता है, इसको फ्लैट फुटेड रेल बोला जाता है। 52 केजी और 60 केजी का 60 केजी पर मीटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि रेल सेक्शन कैसे डेजिग्नेट किया जाता है रेल का, तो ये केजी पर मीटर, इट मींस वेट पर मीटर लेंथ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड इन मोनोरेल एंड मेट्रो रेल, तो मोनोरेल और मेट्रो रेल में मैग्नीज स्टील रेल का यूज होता है। मैग्नीज अगेन वियर को कम करता है। फंक्शन ऑफ फिश प्लेट, तो ये फिश प्लेट की थ्योरी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर की है बहुत अच्छे से, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और थोड़ा बहुत इसको हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दो रेल सेक्शन को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का यूज होता है। फिश प्लेट में कार्बन परसेंटेज होती है 0.3 से 0.42%। तो इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम। टू अलाउ रेल टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, तो ये हमारा फिश प्लेट का फंक्शन नहीं है, ये हमारा एसईजे का फंक्शन है। टू जॉइन द टू रेल्स टुगेदर, हाँ ये हो सकता है आंसर, बी आंसर है इसका। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। टू जॉइन रेल्स विद स्लीपर, तो ये फिटिंग्स का काम होता है। ये जो फिटिंग्स आपको दिख रही है तो पेनरोल क्लिप और ईआरसी बोला जाता है, इलास्टिक रेल की। ये दोनों ही इलास्टिक होती है नेचर में, इसलिए इनको इलास्टिक कैटेगरी में रखा गया है। फिश बोल्ट पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिश बोल्ट की बात कर रहा है, तो फिश बोल्ट हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। फिश बोल्ट ये है, फिश प्लेट का जो बोल्ट है उसको फिश बोल्ट बोला जाता है। अगेन सेम क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिश प्लेट, ये डिफरेंट एरी एग्जाम में पूछा गया है। तो फंक्शन ऑफ फिश प्लेट हमारे दो रेल्स को जोड़ने का काम करता है, तो अगेन ये इसका आंसर डी हो जाएगा। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो रेल्स और स्लीपर से फिटिंग्स, अगेन पेंडोल ईआरसी। फास्टनिंग चेयर्स टू स्लीपर, तो ये बोल्ट से जोड़ा जाता है। और ये फिक्सिंग वुडन स्लीपर्स टू रेल, सो ये स्पाइक से जोड़ा जाता था, अभी तो वुडन स्लीपर ऑब्सोलीट हो चुका है, कहीं यूज नहीं होता है। मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट, अगेन सेम क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ए हो जाएगा, जॉइन टू रेल्स टुगेदर। और अगर और ऑप्शंस की बात करें तो ये एसईजे का वर्क होता है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट। और ट्रांसफर द लोड टू द बलास्ट, तो ये स्लीपर का फंक्शन होता है। स्लीपर जो भी रेल से लोड आ रहा है उसको बलास्ट में ट्रांसफर करता है। और स्लीपर और रेल को जोड़ने का काम अगेन फास्टिंग का, फिटिंग एंड फास्टिंग का काम है। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है इंडियन रेलवेज के लिए, तो उसको बोला जाता है आरडीएसओ। जितना भी रिसर्च का काम है इंडियन रेलवेज में वो आरडीएसओ के द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये लखनऊ में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में, और मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर बात की जाए आईआरसीटीसी की, तो ये टिकट बुकिंग और केटरिंग की जो फैसिलिटीज होती है उसके लिए आईआरसीटीसी की पोर्टल है। और इसका जो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस होता है वो क्रिस करता है। इंडियन रेलवेज के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनके मेंटेनेंस डेवलपमेंट का काम क्रिस करता है। सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ये सॉफ्टवेयर मैनेज करता है चाहे वो टिकट से रिलेटेड हो, पैसेंजर फैसिलिटी से रिलेटेड हो, या फ्लीट सर्विस से। इसका जो आईआरसीटीसी का सॉफ्टवेयर है ये भी क्रिस के द्वारा मैनेज होता है। ये ऑप्शन तो कुछ नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात कर रहा है कोनिंग ऑफ व्हील। सो कोनिंग ऑफ व्हील क्या होती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। व्हील के व्हील अगर हम व्हील को ध्यान से देखें, ये ट्रेन के ऊपर व्हील रखा, ये रेल्स के ऊपर व्हील रखा हुआ है, तो व्हील में ये बाहर वाले पोर्शन को रिम बोला जाता है, रिम या तो ट्रेड। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको फ्लेंज बोला जाता है। बीच के पोर्शन को एक्सेल बोला जाता है, ये एक्सेल से कनेक्ट होता है दोनों व्हील्स। सो बाहर ट्रेड पोर्शन में जो हम ये स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं 1/20 का, इसकी 1/20 का एक स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, इसको कोनिंग ऑफ व्हील बोला जाता है। अब इसको प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, तो पर्पस है इसका, स्ट्रेट ट्रैक में अगर हम पर्पस की बात करें तो ये सेंटर पोजीशन में व्हील को मेंटेन करता है। अगर मैं सेंटर पोजीशन को आपको दिखाना चाहूँ, सो अगर व्हील में किसी भी रीजन से अगर लेटरल मूवमेंट होता भी है किसी भी डायरेक्शन में, तो इस कोनिंग की हेल्प से ये अपनी सेंटर पोजीशन को वापस वापस रीगेन कर लेता है, और जिससे कुछ हद तक हम अपने एक्सीडेंट को या डिरेलमेंट को बचा सकते हैं। अगेन अगर मैं बात करूं कर्व की, तो कर्व पोर्शन में राइट हैंड कर्व की अगर बात की जाए, तो जो हमारा बाहर वाला व्हील है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेगा,
इन कंपेरिजन टू द इनर व्हील। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बाहर वाले व्हील को लार्जर डायमीटर यहाँ पर प्रोवाइड करता है कोनिंग, ये कोनिंग की हेल्प से होती है, और अंदर वाला जो व्हील होता है कम डायमीटर प्रोवाइड होता है, जिससे हमको आउटर व्हील में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से कर्व का भी जो एक्सपीरियंस होता है रनिंग का, वो उसको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और कोनिंग का एक काम और है कि ये वियर को भी कम करता है। सो अगर एक बार इसको समराइज करें, तो सबसे पहले तो व्हील के आउटर पार्ट यानी ट्रेड में जो 1/20 का एक स्लोप होता है, उसे कोनिंग बोला जाता है। कोनिंग स्ट्रेट ट्रैक और कर्व ट्रैक दोनों में हेल्प करता है। ये हमारे एक्सपीरियंस को हमें स्मूथ रनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और वियर को रिड्यूस करता है। इतना आपको ध्यान रखना है कोडिंग के बारे में। रेल के बाद देख लेते हैं स्लीपर को। तो स्लीपर ये जो कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर है, इसको स्लीपर बोला जाता है, जिसके ऊपर रेल रेस्ट करती है, और इसको जोड़ा जाता है इस फिटिंग की हेल्प से। इसमें स्लीपर में प्रीकास्ट एम्बेडेड ये इंसर्ट आता है। इंसर्ट इस तरीके से होता है, और इसमें फिर ये पेंडोल क्लिप को इंसर्ट कर दिया जाता है अंदर इस तरीके से, जिससे स्लीपर और रेल कनेक्ट हो जाता है आपस में। इस रेल और स्लीपर के बीच में एक ब्लैक कलर का आपको रबड़ पैड दिख रहा होगा, ये भी यूज़ किया जाता है, और इंसुलेशन के लिए ये लाइनर भी प्रोवाइड किया जाता है बीच में। तो इतना कंपोनेंट होता है किसी भी एक रेल के, अगर एक जॉइंट की हम बात करते हैं उसमें। तो एक बार एक-एक करके देख लेते हैं स्लीपर के क्या फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये होल्ड करता है रेल को प्रॉपर गेज में। अगर मैं बात करूँ गेज, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको गेज बोल रहे हैं यहाँ पे। तो गेज को होल्ड करने का काम भी स्लीपर करता है। ये रेल को सपोर्ट करता है, ऑब्वियस है कि रेल इसके ऊपर अगर रखी हुई है, तो ये रेल को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। स्लीपर का एक फंक्शन ये भी है कि ये जो भी लोड यहाँ पर आ रहा है रेल में, रेल से इस लोड को एक लार्जर एरिया में प्रोवाइड करता है स्लीपर, जिससे कि स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक और फंक्शन है स्लीपर का, स्लीपर रेल को प्रॉपर लेवल प्रोवाइड करता है। सपोज कीजिए कि अगर मल्टीपल स्लीपर्स हैं, और अगर ये बीच वाला स्लीपर किसी रीजन से अगर ये ब्रेक हो जाता है या नीचे चला जाता है, तो रेल वहां पर एक ऐसे सैग क्रिएट कर लेती है, और उसका लेवल खराब हो जाता है। इसलिए स्लीपर का जो पर्पज है, वो रेल को लेवल प्रोवाइड करना भी है, और स्लीपर रेल को अलाइनमेंट भी प्रोवाइड करता है। अब ये मिस अलाइनमेंट का यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया है। तो जो सीधी रेल होती है उसको अलाइन रेल बोलते हैं, और ये यहाँ पर मैंने आपको मिस अलाइनमेंट दिखाया हुआ है। तो स्लीपर अलाइनमेंट रेल के ट्रैक के अलाइनमेंट को ठीक रखने का काम करता है। अगर मैं बात करूँ स्लीपर डेंसिटी की, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। सपोज कीजिए आपके पास एक 13 मीटर की लेंथ की रेल है, और इसमें कितने स्लीपर्स हैं, स्लीपर डेंसिटी इस चीज को। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम प्लस एक्स से, जहां पर एम रेल की लेंथ होती है। अगर आपको गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप इसको 13 मीटर लेके चल देंगे। और एक्स है जो कि 3 to 7 वेरी करता है। तो अगर स्लीपर डेंसिटी की बात की जाए, तो M+3 to M+7 इसकी वैल्यू कंसिडर की जाती है। अगेन एजिंग ऑफ स्लीपर क्या होता है, तो जिस तरीके से हमने व्हील में 1/20 का स्लोप दिया था एक, उस तरीके से इसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए हम स्लीपर में भी एक 1/20 का स्लोप देते हैं। इसको एजिंग बोला जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो कोनिंग ऑफ व्हील इज प्रोवाइडेड। तो कोनिंग ऑफ व्हील, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कोनिंग ऑफ व्हील क्या क्या करती है। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील, बिल्कुल सही बात है। डैमेज ऑफ इनर फेस ऑफ रेल, वियर को कम करती है, सही बात है। टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट, स्मूथ राइड देती है। मतलब इसके चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर, स्लीपर रेल को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सपोर्ट करता है। करेक्ट गैज में रखता है रेल को, हाँ रखता है। और जो भी लोड आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके आंसर भी चारों ही हो जाएंगे। ये चारों, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इसका आंसर भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। स्लोप ऑफ एडजिंग ऑफ स्लीपर 1/20, ध्यान रखना है हमको। पेंडोल क्लिप कहाँ पर यूज होती है, तो पेंडोल क्लिप जनरली यूज होती है बलास्ट लेस ट्रैक में। वैसे तो ये सभी जगह यूज होती है, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर का जो ऑप्शंस में से है वो बलास्ट लेस ट्रैक है। बलास्ट लेस ट्रैक हमको जनरली स्टेशन में देखने मिलता है, जहाँ पर ट्रेन की वॉशिंग वगैरह होती है, उसको बोला जाता है वॉशिंग एप्रोन। तो वहां पर हम बलास्ट को यूज ना करके, ये देखिए फ्लोर पे डायरेक्ट हमने रेल को रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दीज चेयर्स। ये चेयर्स कास्ट आयरन की होती है। ये पेंडोल क्लिप कहलाता है। चेयर्स और स्लीपर को बोल्ट से ज्वाइन किया जाता है, या इसको स्क्रू भी बोला जाता है। देखिए इस तरीके से ये इंसर्ट होता है। अगर नॉर्मल स्लीपर में भी देखें तो ऐसा इंसर्ट होता है, और जिसमें ये पेंडोल अंदर चला जाता है और इस तरीके से रेल को होल्ड कर लेता है। इस रेल और पेंडोल के बीच में यहाँ पर लाइनर लगाया जाता है। लाइनर अभी इस फिगर में नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि लाइनर है। और ये जो बहुत ही हल्का सा यहाँ पर दिख रहा है, इसको रबर बेड बोला जाता है। ये जो भी ट्रैक्स में शॉक्स होते हैं उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलास्टलेस ट्रैक। और अगर बात करूँ ये डीएफसी की, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, तो यहाँ पर ERC 5 यूज हो रही है। इलास्टिक रेल क्लिप 5, वो उसकी डायमेंशन जो नॉर्मल हमारी ERC 3 यूज होती है ट्रैक्स में, उससे बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर अगेन
वॉल्यूम और लोड ज़्यादा आने वाला है ट्रैफिक का। तो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लीपर फॉर ट्रैक सर्किटिंग एरिया। तो सबसे अच्छा इंसुलेटर जो होता है करंट का वो वुडन होता है, इसलिए वुडन स्लीपर यहाँ पर बेस्ट सुटेबल आंसर होगा। टू प्रोवाइड कैंट्स इन रेल वुडन स्लीपर आर कट टू स्लोप एट रेल सीट। तो अगर स्लीपर की कटिंग की बात हो रही है तो उसको एजिंग बोला जाता है, और अगर व्हील में स्लोप की बात की जाती है तो उसको कोनिंग बोला जाता है। अगेन जो एजिंग हो रही है वो रेल के कैंट को फैसिलिटेट करने के लिए। डेंसिटी ऑफ स्लीपर मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो ये पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्लीपर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सो ये एक्सल लोड पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ स्लीपर बिल्कुल करेगी, लेटेस्ट थ्रस्ट लेटरल थ्रस्ट बिल्कुल करेगी, और स्पीड ऑफ ट्रेन। सो देखिए, जो भी स्लीपर की डेंसिटी होगी वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब डेंसिटी है कि 1 मीटर मेरी एक रेल लेंथ में मेरे कितने स्लीपर्स आने वाले हैं। तो एक्सल लोड पे तो करेगी, देखिए कितना भी अगर लोड ज़्यादा है वहाँ पे, ट्रेन का मूवमेंट ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमको स्लीपर की डेंसिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर नेचर ऑफ स्लीपर की बात करें या स्लीपर की मटेरियल की बात करें, सो अगर वुडन स्लीपर यूज़ कर रहे हैं और कंक्रीट स्लीपर यूज़ कर रहे हैं, तो भी डेंसिटी उसकी अलग-अलग होगी। वुडन स्लीपर में हमें ज़्यादा डेंसिटी रखनी पड़ेगी फॉर द सेम लोड। थ्रस्ट की बात करें तो हाँ, बिल्कुल स्लीपर की डेंसिटी अ, अगर ज़्यादा थ्रस्ट होगा तो हमें स्लीपर की डेंसिटी ज़्यादा रखनी रखनी पड़ेगी, और सेम केस होगा स्पीड में, अगर स्पीड ज़्यादा है तो भी हमें स्लीपर की डेंसिटी ज़्यादा लेकर चलनी है। एक ऑप्शन बचता है ये क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और डेंसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें डिपेंड नहीं करती है। सो पूछ रहा है चेयर यूज्ड इन इंडियन रेलवेज आर। सो ये कास्ट आयरन की होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये चेयर होती है, चेयर प्लेट बोला जाता है, कास्ट आयरन का बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, स्लीपर डेंसिटी ऑफ स्लीपर्स पर रे। सो ये M+3 टू M+5। अगर मैं 13 मीटर की रेल लेके चलता हूँ तो 16 से लेके 13×5 = 18, और मोर प्रिसाइजली M+7 ले लेते हैं इसको। तो 13 से लेकर के 20 तक के बीच का जो भी ऑप्शन होगा, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। ये डेंसिटी का एक न्यूमेरिकल है जो कि ESE 2020 में पूछा गया था, और ये सारे क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, ये सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस हैं। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ये बोल रहा है यहाँ पर कि 640 मीटर की कोई ब्रॉड गेज की रेल है, रेलवे ट्रैक है, और उसमें M+5 डेंसिटी, ये डेंसिटी दी हुई है स्लीपर की, अडॉप्ट किया है, और रेल की लेंथ भी दे रखा है, मतलब M की वैल्यू दे रखा है। तो अगर स्लीपर डेंसिटी सबसे पहले निकाल लें, M+5 मतलब 12.8 + 5 17.8, 17.8 यहाँ पर हमारी स्लीपर की डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये स्लीपर की डेंसिटी एक रेल लेंथ पे है, मतलब 12.8 मीटर की लेंथ पर इतने नंबर ऑफ स्लीपर्स होने चाहिए। तो अगर 1 मीटर की बात करें तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगी, 1 मीटर लेंथ पे इतनी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम 640 मीटर की भी निकाल सकते हैं, 640 मीटर का भी ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करीब कैलकुलेशन करने के बाद 890 अप्रॉक्सिमेटली 900 इसका आंसर है। तो 900 इसका आंसर होने वाला है। इसी तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब स्लीपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो स्लीपर डेंसिटी नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रे लेंथ, तो जहाँ पर भी ये ऑप्शन दिखता है इसको हम टिक कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रे लेंथ। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लीपर डेंसिटी ऑफ M+7। सो M+7 मतलब रेल लेंथ प्लस 7, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ इज इक्वल टू ये, का आंसर ही हो जाएगा नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ये रेल लेंथ +7। अगर इसको निकालना चाहें यहाँ से M+7 को, तो ये मान लो मेरी एक रेल लेंथ है 13 मीटर की, तो यहाँ पर M+7 की बात की जाए तो रेल लेंथ की वैल्यू 13 + 7, इस एक 13 मीटर की लेंथ में मुझे 20 स्लीपर प्रोवाइड करने पड़े, इसका मतलब ये है। अब स्लीपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो ये M+3 से लेके M+7 होती है, इसके बीच में जो भी ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगेन एक और इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ESE 2014 में इससे पूछा गया था। तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या होता है? तो ये टिम्बर वुडन स्लीपर में यूज होता है, और स्ट्रेंथ और हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की वैल्यू निकाली जाती थी। चूंकि अभी फील्ड पे टिम्बर या वुडन स्लीपर का यूज कहीं पर होता नहीं है, कॉन्क्रीट स्लीपर यूज होता है, तो इतना अभी यूज नहीं होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है S + 10H/20, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एस यहाँ पर स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है 12% मॉइस्चर कंटेंट में, और एच जो होता है वो हार्डनेस इंडेक्स होता है 12% मॉइस्चर कंटेंट में, और टाइप्स ऑफ स्लीपर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं ट्रैक स्लीपर, नॉर्मल ट्रैक स्लीपर की बात करूँ तो ये वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी 783 होनी चाहिए, क्रॉसिंग स्लीपर में 1352, और ब्रिज के स्लीपर में 1455। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। तो कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स इज इम्प्लॉयड टू डिटरमाइन, तो जहाँ पर भी
टिम्बर या वुडन स्लीपर की बात करी जाएगी, उसका आंसर ये होना चाहिए। तो स्लीपर डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ फिक्सर्स कोई मतलब नहीं है इससे भी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्लीपर और डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर एंड देयर बाय गिव्स ए सूटेबिलिटी। हाँ, इसका आंसर डी होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। चलिए, रेल और स्लीपर के बाद हम बलास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बलास्ट हमको रेलवे ट्रैक के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है और स्लीपर के जस्ट नीचे होता है। तो ये जो हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं, को हम बलास्ट बोल रहे हैं यहाँ पे। रेलवे में इस एग्रीगेट को बलास्ट बोला जाता है। जो भी लोड हमारे व्हील से रेल में और रेल से स्लीपर से फिर बलास्ट में, तो बलास्ट इसको एक देखिए लार्जर एरिया प्रोवाइड कर रही है। जिस तरीके से स्लीपर यहाँ पर पॉइंट लोड को इस तरीके से लार्जर एरिया प्रोवाइड कर रहा था, उसी तरीके से बलास्ट भी लोड ट्रांसफर करने का काम कर रही है। और स्लीपर के लिए हमारे पूरे इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक फाउंडेशन का काम कर रही है। तो मटेरियल्स देख लेते हैं किस तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं बलास्ट में। तो ब्रोकन स्टोन और ग्रेवल सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। बाकी फिर जैसी लोकल अवेलेबिलिटी होती है और ट्रैक की इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इसमें सिंडर्स और एस भी यूज़ की जाती है, सैंड भी यूज़ की जाती है। सैंड जो सूटेबल होती है वो कास्ट आयरन स्लीपर के साथ सूटेबल होती है। कंकर्स भी यूज़ होते हैं, मुरुम भी यूज़ होती है और ब्रिक ब्लास्ट भी यूज़ होती है। अगेन जैसा मैंने बताया कि ट्रैक की इंपॉर्टेंस और वहाँ के लोकल अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं उस पर डिपेंड करती है। फंक्शन ऑफ स्लीपर देख लेते हैं। तो ये लोड ट्रांसफर का काम करती है। जो भी स्लीपर में लोड आ रहा है अल्टीमेटली व्हील से स्लीपर, स्लीपर से बलास्ट, तो ये बलास्ट भी इसको एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, फॉर्मेशन। इस वाले पोर्शन को फॉर्मेशन बोला जाता है। अब ये स्लीपर को अपनी पोजीशन में होल्ड करती है। देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पे ये स्लीपर इसके अंदर एम्बेडेड है। तो स्लीपर लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ना कर सके उसके लिए बलास्ट प्रोवाइड की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर बोला जाए तो ये ट्रैक को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। अब इलास्टिसिटी कैसे? सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर ये बलास्ट की जगह कंक्रीट होता, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक स्लीपर भी हमको यहाँ से निकालना है या एक स्लीपर की भी अगर अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो कितनी मुश्किल होती। तो एक तरीके से जो बलास्ट होता है वो हमें मेंटेनेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और हमारे ट्रैक को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। ये ड्रेनेज का भी काम करता है। अगर ऊपर से कोई यहाँ पर बारिश हो रही है या पानी आ रहा है तो इसको ईजिली यहाँ से वाइप आउट कर देता है। तो बलास्ट, तो इतने फंक्शन है बलास्ट के, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो बलास्ट जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर रहा है, स्लीपर को उसकी पोजीशन पे होल्ड करके रख रहा है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है और ड्रेनेज प्रोवाइड कर रहा है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्लीपर के बॉटम से लेकर के फॉर्मेशन के टॉप तक इसको बलास्ट कुशन बोला जाता है या बलास्ट की डेप्थ बोली जाती है। तो ये 250 से 300 आपको वैल्यू याद रखनी है। अभी तो हालांकि जो नए ट्रैक्स बन रहे हैं उनमें 350 तक वैल्यू यूज होती है और मेन लाइन और लूप लाइन्स की अलग अलग होती है, लेकिन हमको एक जनरलाइज वैल्यू याद ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 250 से 300 है। अगेन ये रियल टाइम सेक्शन है। तो ये रेल है, इसके ऊपर ट्रेन का व्हील मूव करता है। रेल और स्लीपर को कनेक्ट करने का काम ये पेंडोल क्लिप या ईआरसी क्लिप करती है। इसको फिटिंग्स बोला जाता है या फास्टिंग बोलते हैं। इसके नीचे बलास्ट डेप्थ होती है, ये इसको बलास्ट क्वेश्चन बोला जाता है। ये 250 से 300 तक होती है और इसके नीचे ये फॉर्मेशन होता है सारा कुछ। तो एक जनरल सेक्शन रेल का ये होता है। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो पता होनी चाहिए हमें। तो ये अगेन इंडियन रेलवे में पूछा है, जोन्स की बात कर रहा है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है या 2012 का, तो तब तो 16 जोन थे, लेकिन अभी देखा जाए तो हमारे पास टोटल कोंकण रेलवे को मिला के 19 जोन है। जिसमें से मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो ये WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है। इसके अंदर 3 डिवीजन होते हैं, भोपाल कोटा भी इसके अंदर ही आता है। एक ये ब्रॉडर पिक्चर हमारे पास है मैप की, हालांकि इसमें 19 के 19 जोन्स नहीं है, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसको एक बार आप जरूर देखिएगा। ये जबलपुर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टर्न टेबल। तो ये जो बड़ा सा डायग्राम है ये टर्न टेबल का डायग्राम है, ये पूरा टर्न टेबल है। अब इस टर्न टेबल का फंक्शन क्या होता है? तो टर्न टेबल इज यूज टू टर्निंग रेलवे लोकोमोटिव्स, मतलब रेलवे लोकोमोटिव्स को टर्न करने का काम करता है। और जिस डायरेक्शन से वो आ रहे हैं या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा या उसको उसी डायरेक्शन में वापस उसका फेस अलग करके प्लेस कर देगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रिवेंटिंग द लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, तो प्रिवेंटिंग द लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स, तो ये नहीं अभी रेलिवेंट लग रहा है। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, हाँ ये हो सकता है। डैमेज ऑफ रेल, इससे अभी तो कोई मतलब नहीं है। सो इसका आंसर होने वाला है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। सपोज कीजिए कोई यहाँ से एक आपने इंजन रिसीव किया है या आप यहाँ से इंजन रिसीव कर रहे हैं और आपको इस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। तो आप उसको टर्न टेबल में रिसीव कीजिए और टेबल को यहाँ घुमा दीजिए और यहाँ से इसको निकाल दीजिए बाहर। इसका फंक्शन यही है टर्न टेबल का। तो ये जनरली जो बड़े स्टेशंस होते हैं, एक से ज़्यादा जो जोन्स को संभाल रहे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई देखिए कितने कितने जोन्स का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर इस तरीके की डिवाइस ट्रैफिक को ईजिली ऑपरेट करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसफर द वैगन, पैसेंजर, कोचेस और लोकोमोटिव वन एट अ टाइम फॉर फ्रॉम पैरेलल ट्रैक्स विदाउट एनी शंटिंग। ये बोल रहा है कि ऐसी डिवाइस बताइए जो
किसी भी लोकोमोटिव्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में लेके जा रही है बिना शंटिंग के। तो पहले शंटिंग को देख लेते हैं क्या होता है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक इंजन है और इसको हमको यहाँ लाना है ट्रैक नंबर 2 पे, 1 से 2 पे लेके जाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएँगे और फिर यहाँ से इसको वापस यहाँ लेके जाएँगे। इस प्रोसेस को शंटिंग बोला जाता है। अब बिना शंटिंग के ये डिवाइस यूज़ होती है, इसको ट्रावर्सर बोलते हैं। ये डिवाइस बिना शंटिंग के पैरेलल ट्रैक्स में, ये पैरेलल ट्रैक्स थे 2, यहाँ पर एक लोकोमोटिव को उठा करके रख देती है, एक लोकोमोटिव को शिफ्ट कर देती है। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लेक्चर में इतना ही था। सो ये लेक्चर आपको ना सिर्फ एमपीपीएससी एई में हेल्प करने वाला है, बल्कि रेलवे इंजीनियरिंग के ये टॉपिक्स जहाँ पर भी मेंशन है उन सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।